हुए ऐतिहासिक अधिवेशन में कार्य समिति को अधिकार दिए गए थे कि मूलभूत अधिकारों की घोषणा के साथ स्वराज्य का संविधान तैयार किया जाए। इस मसौदे में 19 मूलभूत अधिकारों की सूची बनाई गई थी। बाद में 1931 में कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वह प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कांग्रेस हर नागरिक के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेगी। जब संविधान को अंतिम रूप दिया गया तब उसमें समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई, धर्म और संपत्ति जैसे अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई थी। समानता के हक को निश्चित करने के लिए यह तय किया गया था कि देश के कानून के लिए सब नागरिक समान हैं। भारत में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य कारण से किसी भी नागरिक में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इसी कानून के तहत यह भी निश्चित किया गया था कि नौकरी के सिलसिले में भी यही बातें लागू मानी जाएंगी। कानून में यही बात दोहराई गई थी कि चाहे कोई धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान या रहने का स्थान हो, उसके कारण किसी नागरिक का नौकरी पाने का हक कम नहीं होगा। संविधान में भारतीयों को अपने विचार प्रकट करने की भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत उसे अपनी संपत्ति बेचने, देने और खरीदने का पूरा अधिकार है। इसी के तहत वह अपना मनपसंद कार्य कर सकता है। उसे अपने धर्म, संस्कृति और शिक्षा का पालन करने का पूरा अधिकार है। इसी तरह संविधान ने भारतीय नागरिकों को न्यायालयीन सेवाएं प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया है। भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। इसी तरह भारत के हर बालिग नागरिक को मतदान के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार है। इसमें भी धर्म, जाति, लिंग आदि के कारण किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। इन मूलभूत अधिकारों के अलावा भारतीय संविधान की एक और विशेषता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि एक अनोखी चीज है। यह अधिकार किसी भी पुराने संविधान में उल्लिखित नहीं है। जर्मनी के वाइनर संविधान ने कुछ का जिक्र तो किया, पर उनमें और मूलभूत अधिकारों में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले आयरिश संविधान ने इनको मूलभूत अधिकारों से अलग मानकर उल्लेख किया था। इसी को सामने रखकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपनी नीति बनाई थी। वैसे इन सिद्धांतों के तहत इनको न्याय प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मुफ्त और आवश्यक शिक्षा के लिए न्यायिक आदेश नहीं दिए जा सकते हैं, उन्हें विधानसभा की योजना के तहत लागू किया जा सकता है। इस निदेशक सिद्धांत नीति के तहत कुछ बातें तय की गई थी, जैसे कि भारतीय नागरिक चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे जीवन यापन करने का समान अधिकार है। पुरुष या स्त्री दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान भुगतान भी करना पड़ेगा। इस संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दे। सफल गणतंत्र के लिए जरूरी है कि देश के हर इंसान तक उसका फायदा पहुंचे, ताकि देश की अखंडता और एकता बरकरार रहे। गणतंत्र दिवस पर शशि राठे की ये वार्ता अभी आपने सुनी। इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण हस्तियों की याद का दिन है। जन्मदिन, पुण्यतिथि या जयंती आ रही है और विविधा की रवायत ये है कि हम इस कार्यक्रम में उन तमाम हस्तियों को याद करते हैं। जाने माने गायक पंडित भीमसेन जोशी की पुण्यतिथि 24 जनवरी को आती है। साल 2011 में वो इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे। ख्याल गायकी के एक जगमगाते सितारे पंडित भीमसेन जोशी का ताल्लुक किराना घराना से है और उन्होंने अपनी गायकी से सारी दुनिया को समृद्ध किया है। अपनी गायकी के सुरों के जरिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन उनके बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित भीमसेन जोशी को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड कैसे मिल सकता है? तो आपको बताएं कि अमोल पालेकर ने सन 1985 में फिल्म अनकही बनाई थी और इस फिल्म में पंडित भीमसेन जोशी ने ये गाना गाया था, जिसके लिए 2017 को इस असार संसार से अलविदा कह दिया था जसवंत राय ने। जसवंत राय के नाम से इन्हें आप नहीं जानते, बल्कि जब मैं कहूंगा नक्श लालपुरी तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो जाने माने शायर और गीतकार हैं। नक्श लालपुरी साहब का जन्म फैसलाबाद में हुआ था और सन 1951 में जब वो मुंबई आए तो एक बड़े अखबार में प्रूफ रीडर की नौकरी कर ली और उसके बाद आगे चलकर डाक तार विभाग में उन्होंने काम करना शुरू किया था।
वैसे आपको बता दें कि फिल्म संसार में उनकी यात्रा 1953 में फिल्म जग्गू के जरिए शुरू हुई थी, पर 70 के दशक में उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे। घरौंदा, आहिस्ता आहिस्ता, खानदान, दर्द, हिना, तुम्हारे लिए, चेतना जैसी फिल्मों के गाने आज भी फिल्म संगीत के चाहने वाले गुनगुनाते हैं। जसवंत राय नक्श लालपुरी कई बरस पहले विविध भारती में आए थे और उन्होंने अपने अशार रिकॉर्ड करवाए थे। सुनते हैं यही रिकॉर्डिंग। एक गजल पेश खिदमत है। पागल है सरफिरी है तेरे शहर की हवा, अक्सर मुझे मिली है तेरे शहर की हवा। पागल है सरफिरी है तेरे शहर की हवा, अक्सर मुझे मिली है तेरे शहर की हवा। 100 बार इस तरफ से हुआ है मेरा गुजर, 100 बार इस तरफ से हुआ है मेरा गुजर, फिर भी नई नई है तेरे शहर की हवा। दीवाना लेके साथ न चल दे इसे कहीं, दीवाना लेके साथ न चल दे इसे कहीं, किससे उलझ रही है तेरे शहर की हवा। कदमों को नागवार था तन्हाई का सफर, कदमों को नागवार था तन्हाई का सफर, हमराह चल पड़ी है तेरे शहर की हवा। आवारगी ओ शौक का पहने हुए लिबास, आवारगी ओ शौक का पहने हुए लिबास, रातों को जागती है तेरे शहर की हवा। किसकी तलाश है कि सरे शाम दश्त में, किसकी तलाश है कि सरे शाम दश्त में, तन्हा भटक रही है तेरे शहर की हवा। रुखसत हुआ मैं तुझसे तो साथ आई दूर तक, रुखसत हुआ मैं तुझसे तो साथ आई दूर तक, संजीदा हो गई है तेरे शहर की हवा। आई थी तेरी याद का मरहम लिए हुए, आई थी तेरी याद का मरहम लिए हुए। सियाह रात का मंजर है और मैं तन्हा, सियाह रात का मंजर है और मैं तन्हा, हर एक ख्वाब तेरी रोशनी को तरसा है, हर एक ख्वाब तेरी रोशनी को तरसा है, अंधेरा मेरा मुकद्दर है और मैं तन्हा, अंधेरा मेरा मुकद्दर है और मैं तन्हा। उड़ा ली नींद की ख्वाहिश भी आरजुओं ने, उड़ा ली नींद की ख्वाहिश भी आरजुओं ने, सिरहाने दर्द की चादर है और मैं तन्हा, जिसे मैं तन्हा, जिसे तराश न पाया मैं नक्श बरसों में, जिसे तराश न पाया मैं नक्श बरसों में, ये वो ख्याल का पैकर है और मैं तन्हा, उदासियों का समंदर है और मैं तन्हा, के दिल के डूबने का डर है और मैं तन्हा। जे ओम प्रकाश फिल्म संसार के एक जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। सियालकोट पंजाब में उनका जन्म हुआ था और आगे चलकर वो मुंबई आ गए थे। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया, फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर बने और बाद में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और आगे चलकर कई बेमिसाल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने आस का पंछी, आई मिलन की बेला, आई दिन बहार के, आया सावन झूम के, आंखों आंखों में जैसी फिल्में प्रोड्यूस की और उसके बाद जब वो डायरेक्टर बन गए तो आपकी कसम, आक्रमण, अपनापन, आशिक हूं बहारों का जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी उन्होंने किया। कमाल की बात यह है कि उनकी फिल्में अंग्रेजी के ए अल्फाबेट से शुरू होती थीं।
सारे नाम तकरीबन ए से हुआ करते थे और इस बारे में भी एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था। बहरहाल जे ओम प्रकाश की एक पुरानी रिकॉर्डिंग उन्हें याद करते हुए आपकी नजर विविध भारती के संग्रहालय से। फैज साहब कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। क्या बात है। और जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात है, क्या बात। देखिए ना, याद को कहने का ये भी एक अंदाज है। बिल्कुल। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबारात आए, तो ऐसे सामने आया धर्मयुग। तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए। तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग क्यों है। वहाँ इंस्टेंटली सबने पसंद किया जी। तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है। जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा। वाह। मुबारक का खत लिखा और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो जी तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना। क्या बात। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ। कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की। क्या बात है, क्या बात है। अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की। क्या बात है। वाह। कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी वाह दूर उफक में डूब डूब गया, गया। रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की। क्या बात है साहब, क्या बात। तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है जी। लेकिन कहानी का जो मकसद है जी जी वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है। वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी। मैंने पहली बार सुना और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा। क्या बात अब है। इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत पंछी के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन जिक्र कतील शिफाई का आया था। कतील शिफाई से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी। वतन की तकसीम से पहले मैं लाहौर में भी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता था जी। डिस्ट्रीब्यूशन में भी, फिर बाद में प्रोडक्शन में आए। एक फिल्म बननी शुरू हुई थी अधूरे ख्वाब, उसके जो गीत थे वो कतील साहब लिख रहे थे जी। मेरी दोस्ती हो गई उनसे। बहुत ही प्यारे इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान। तो बस एक दफा जब मिल गए तो जहां सुरें मिल जाती हैं तो फिर संगीत बनता ही रहता है। इसीलिए उन्होंने जब मुझे वो खबर पढ़ के लिखा तो मैंने कहा एक दोस्त ही ऐसे कर सकता है, वैसे नहीं। बताएं कि किस किस तरह की दिक्कतें आई थी और किन किन लोगों का साथ मिला था आपको अपने इस सफर में जो आज का पंछी से शुरू हुआ था। ये एक खुशकिस्मती की बात समझिए कि जितनी भी जद्दोजहद हुई जी वो दरअसल फिल्म प्रोडक्शन में मेरी दाखिल होने से पहले ही हुई जी। ये मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं हमारे इंटरव्यू करने वाले दोस्त, जब भी कभी मुझे मौका मिला है कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, बिल्कुल हम भी जानना चाहेंगे, जवानी के बारे में बताइए। तो दरअसल क्या है कि वैसे तो हर जिंदगी देखिए तो एक किताब है जी। उसमें तरह तरह के मोड़ आते हैं, तरह तरह के हादसात आते हैं। तो मेरी ही जिंदगी कुछ ऐसी है कि बचपन की याद है जब मैं 5वीं जमात में था, कोयटा में मेरे वालिद साहब हेडमास्टर थे डीएवी स्कूल के। मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। सन 1935 में जब जलजला आया तो मेरी वालदा की वहां मृत्यु हो गई। वो जो भूकंप था। हाँ जी। तो वहां से हम बेघर होकर निकले। तो ये पहला हादसा था जहां से जिंदगी नई तरह से शुरू हुई। वापस अपने गांव आए सियालकोट के पास।
तो फादर ने फिर नौकरी शुरू की, पर अब उनको वैसी अच्छी स्कूल में नौकरी नहीं मिली जो क्वेटा में थी। जी जी। तो नतीजा ये हुआ कि 10वीं जमात के आगे मैं नहीं जा सका, कॉलेज मेरे नसीब में नहीं हुआ। हालांकि बहुत शौक था मुझे अच्छी तालीम लेने का, लेकिन नहीं मिल सकी। मैट्रिक पास करने के बाद क्या करे आदमी, सिवाय इसके कि कोई नौकरी ढूंढी जाए। तो मैं लाहौर में आ गया। लाहौर में चंद दोस्त थे, कुछ जमाती थे। चलते चलते एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जॉब मिल गई। तो स्कूल में म्यूजिक का छोटे छोटे एक्ट्स करने का शौक था शुरू से ही। यानी आप खुश होंगे सुन के कि मैं जब स्कूल में था तो तबला और हारमोनियम में बजा लिया करता था। क्या बात है। जिसने मुझे साथ दिया अपनी फिल्मों का सिंगर। क्या बात है। तो जिंदगी का साहब फिर वो दूसरा दौर शुरू हुआ, फिर से नई जिंदगी शुरू हुई जब मैं लाहौर से बॉम्बे में पहुंचा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बगैर कोई शिकायत किए ऐसा था कि जो अब कंट्री से रिफ्यूजीज आते थे उनको कुछ हमदर्दी से नहीं देखा जाता था। सही है। तो जगह नहीं मिलती थी, नौकरी भी नहीं मिलती थी। आखिर तरद्दुद करते 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 सन 56 तक, यानी 47 से लेके 56 तक एक जद्दोजहद का दौर था, जिसमें मैं अक्सर कहा करता था कि उस दौर में वो दुनिया के अंग्रेजी के मुताबिक LESS लेस कहते हैं ना जी, वो सारे मेरे साथ लगे हुए थे। यानी कि होमलेस, जी, जॉबलेस, पेनीलेस, बट आई वॉज नेवर होपलेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि उम्मीद जो थी ना वो थी, हमेशा साथ रहती थी। भाई जे ओम प्रकाश साहब की ये रिकॉर्डिंग विविध भारती के खजाने से निकालकर हमने पेश की उनकी याद में। विविधा कार्यक्रम के पिछले हफ्ते के अंक में हमने आपको कहानी पुरस्कार सुनवाई थी और आपसे ये वादा किया था कि इसका दूसरा भाग हम आपको इस हफ्ते सुनवाएंगे। दरअसल कहानी पुरस्कार विविधा में आपको सुनवाने का एक कारण था, और वो कारण ये कि 30 जनवरी को जयशंकर प्रसाद की जयंती होती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद और उनकी ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला भाग पिछले हफ्ते आप सुन चुके हैं। इस हफ्ते पेश है कहानी पुरस्कार का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक की कहानी संक्षेप में। कौशल राज्य में हर वर्ष कृषक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता, मूल्य दे दिया जाता था। इस बार खेती के लिए कौशल के एक वीर गति प्राप्त सिंह मित्र की कन्या मधुलिका का खेत चुना गया, पर मधुलिका ने अनुग्रह में प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं राजा पर निछावर कर खेत में बिखेर दी, ये कहकर कि ये भूमि मेरे पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था, जो कृषक कन्या मधुलिका के भोले सौंदर्य और सरल चितवन पर मुक्त हो जाता है। मधुलिका ने अपनी स्थिति अनुसार सम्मान को बचाए रखते हुए राजकुमार का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया और वर्ष बीतते गए। मधुलिका विपन्न अवस्था में कठोर परिश्रम करती हुई जीवन यापन कर रही थी कि अचानक एक तूफानी रात को मगध का राजकुमार अरुण पनाह लेने के लिए अनजाने में मधुलिका के द्वार पर ही आ उपस्थित हुआ। राजकुमार। मधुलिका, इतने दिनों के बाद आज फिर? कितना समझाया मैंने, परंतु। और आज आपकी ये क्या दशा है? मैं मगध का विद्रोही, निर्वासित, कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका। ये भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। एक बात बताओ राजकुमार, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम। भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं? नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं।
लेकिन भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो कल्पना का आनंद मैं भी ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। तो वो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। ये मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे अस्वीकार न करेंगे। और मुझे तो ये भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तुम बोलती क्यों नहीं हो? जो कहोगी वही करूंगी। जय हो देव। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। स्त्री आई है प्रार्थना करने? ठीक है। प्रणाम देव। प्रणाम। 3 बरस हुए मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें उसका मूल्य अवश्य मिलेगा। प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि। दुर्ग कृषक बालिके, वो भूमि तो बड़ी उबड़ खाबड़ है और तिस पर वो दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव। दुर्ग के दक्षिण में भयावह नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं भी कोई नहीं आता था। और अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठीं। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगीं। अरुण ने कहा, 4 पहर और। विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के 3रे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, पर अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संशय थी। वो कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझी हुई अंधकार में अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख की कल्पना थी जैसे अंधकार में विलीन होने लगी।
वो भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वो विफल हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, वो क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध, कौशल का चिर शत्रु और उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या मैं आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं मधुलिका, नहीं मधुलिका, नहीं नहीं नहीं। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वो उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या कर दो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। लगता है कोई पगली है। पगली? नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेनापति? मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कहो। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहार में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। ये तू क्या कह रही है लड़की? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो, शीघ्रता। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था और वो केवल कई गांवों का अधिपति था। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। सेनापति की जय हो। अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? महाराज 200। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। और हाँ, 100 सैनिक लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। जी महाराज। हाँ, ध्यान रखना, आवाज बिल्कुल ना हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वो खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और मधुलिका को देखकर चंचल हो उठे। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। सिंह मित्र की कन्या? फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? महाराज, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। मधुलिका, क्या ये सत्य है? हाँ देव। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और श्रावस्ती का दुर्ग आज दस्युओं के हाथ में जाने से बच गया। बाल, वृद्ध और नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जन सबकी यही इच्छा है, तो इसे प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। जाओ, मेरे निज की जितनी खेती है वो सब मैं तुम्हें देता हूं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी प्राण दंड मिले महाराज, प्राण दंड, प्राण
पुरस्कार। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर थे रेणु बंसल, शहनाज अख्तरी, कमल शर्मा, लड्डूलाल मीणा और अमरकांत दुबे। प्रस्तुति सहायक नलिनी गांगल, तकनीकी सहायक अनिल कुमार और प्रस्तुतकर्ता कांता गुप्ता। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की रेडियो प्रस्तुति का ये दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। और अब ऐसा करते हैं, एक और कवि को याद करते हैं। 22 जनवरी को वसंत देव जी की याद का दिन पड़ता है और एक बेमिसाल कवि, एक बेमिसाल रचनाकार वो रही हैं। फिल्म उत्सव में उन्होंने कुछ नायाब गाने लिखे थे। इस फिल्म का माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि होती है। विविधा कार्यक्रम के आरंभ में हमने उन्हें नमन किया। 30 जनवरी शहीद दिवस भी होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि इस तारीख का जिक्र हो और हम महात्मा गांधी को नमन न करें। बापू की अमर कहानी, जाने माने गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा गांधी की याद में ये एक गीत कहानी रची थी, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन की पूरी यात्रा आपको सुनाई देती है। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था और आपको बता दें कि मोहम्मद रफी ने ये गीत गाया था। इसका एक अंश बापू को नमन से सारी दुनिया के महान लोग प्रभावित रहे। जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। वे नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो कि हाड़ मांस के इस आदमी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जिया और लोगों को प्रभावित किया। आज संसार ने जो रूप ले लिया है, सचमुच ये विश्वास करना मुश्किल प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी इस धरती पर थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के जरिए कई बड़े अभियानों को दिशा दी थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत दिए, आज के समय में संसार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित रहे थे। टॉल्स्टॉय की किताब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू और इसके अलावा उनका एक निबंध है क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। महात्मा गांधी ने इन दोनों कृतियों से सादगी, सरलता और अपने उद्देश्य की पवित्रता की भावना को ग्रहण किया था। आगे चलकर उन्होंने खादी को अपनाया, उन्होंने स्वदेशी का विचार दिया और इस विचार ने भारत को एक नई रोशनी दी। भारतीय खादी और भारतीय हथकरघे को आज का अंक, जिसमें बहुत सारी अनमोल रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए लेकर आए थे। हमें ये उम्मीद है कि विविधा का ये अंक आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए यूनुस खान को, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन कवई। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।